अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, यानी कि सबक नंबर 13 है और उसका अनवान है पाक वतन है पाकिस्तान। तो आज हम पढ़ेंगे पाक वतन है पाकिस्तान, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी और आपने तवज्जो से सुने, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पाक वतन है पाकिस्तान, पाक वतन है पाकिस्तान, फूलों और कलियों का जहान, पाक है इस गुलशन की फ़ज़ाएँ, पाक है मट्टी पाक हवाएं, पाक है पानी पाक घटाएं, पाक है पर्वत और मैदान, पाक वतन है पाकिस्तान, पाक है ये हरियाला झंडा, चांद सितारे वाला झंडा, ऊंचा और निराला झंडा, अमन और आज़ादी का निशान, पाक वतन है पाकिस्तान। हम सब हैं इसके रखवाले, गैरत वाले, हिम्मत वाले, सब आज़ादी के मत वाले, आज़ादी है हमारी जान, पाक वतन है पाकिस्तान। ठीक है बच्चों, तो ये हमने रीडिंग कर ली। इसमें पाकिस्तान के बारे में एक नज़म लिखी गई है कि हमारा जो पाक वतन है पाकिस्तान, फूलों और कलियों का ये एक जहान है और पाक है इस गुलशन की फ़ज़ाएँ, यानी कि यहाँ की जो फ़ज़ाएँ हैं, जो हवाएं हैं वो पाक हैं, मिट्टी पाक है, यहाँ का पानी पाक है, पाक घटाएं हैं। उसके बाद है पाक है पर्वत और मैदान, यानी कि पहाड़ और मैदान यहाँ के पाक हैं। पाक वतन है पाकिस्तान के मतलब हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाक है, अच्छा है। हरियाला, इसका जो हरियाला झंडा है, चांद सितारे वाला जो झंडा है, ऊंचा और निराला झंडा है। उसके बाद अमन और आज़ादी निशान है पाकिस्तान का, ठीक है। और हम सब इसके रखवाले हैं, यानी इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हिम्मत वाले हैं और आज़ादी के मतवाले हैं। और आज़ादी है हमारी जान, पाक वतन है पाकिस्तान। तो इसमें पाकिस्तान के बारे में एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत नज़म लिखी गई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर उनने हमसे दो बातें पूछी हैं जिसका हमने जवाब देना है। नज़म तो हम पढ़ चुके हैं और हमें समझ भी आ गई है कि इस नज़म में क्या कहा जा रहा है और किसके बारे में कहा जा रहा है। तो उसके मुतालिक हमसे दो सवाल किए गए, हमने उसका जवाब देना है। पहला है कि इस नज़म में कौन सा मिसरा बार बार आया है। तो बच्चों, कौन सा मिसरा बार बार आया है? पाक वतन है पाकिस्तान। क्या है? पाक वतन है पाकिस्तान। ये इसमें ज़्यादा आया है, ठीक है। देखें, पाक वतन है पाकिस्तान, पाक वतन है पाकिस्तान, पाक वतन है पाकिस्तान, पाक वतन है पाकिस्तान। तो ये मिसरा इसमें सबसे ज़्यादा आया है नज़म में। अगला सवाल है कि अमन और आज़ादी का निशान किसे कहा गया है। तो बच्चों, किसे कहा गया है? अमन और आज़ादी का निशान पाक वतन है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को अमन और आज़ादी का निशान कहा गया, ठीक है। समझ आ गई है आप लोगों को? हाँ, अमन और आज़ादी का निशान, सॉरी, अब इसमें जो झंडा है ना पाकिस्तान का, उसके लिए कहा गया कि ये अमन और आज़ादी का निशान है, यानी पाकिस्तान का, ठीक है। समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने इसमें सीखा क्या, तो हमने जो बातें सीखी हैं हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये हमने सीखा कि हमारे वतन के मनाजिर बहुत खूबसूरत है, यानी कि जब उसमें उनने ये बात बयान की हुई थी कि देखें ये कि फूलों और कलियों का जहान है, पाक है इसके गुलशन की फ़ज़ाएँ, पाक है मिट्टी पाक हवा, यानी कि इसकी हर जो नज़ारा है, यानी पहाड़ हैं, मैदान हैं, फूल हैं, कलियाँ हैं, मिट्टी है, पानी है, दरिया हैं, सब बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो इसमें हमें नज़ारों के बताया गया है। हमारे वतन का झंडा अमन और आज़ादी की अलामत है। देखो बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि इस झंडे के बारे में बताया गया और फिर कहा गया अमन और आज़ादी का निशान पाक वतन है पाकिस्तान, यानी कि इस नज़म में जो अमन और आज़ादी का निशान वो पाकिस्तान के झंडे को बताया गया, ठीक है। तो इसमें हमें वो बताया गया हम वतन की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हम लोग ना अपने वतन के रखवाले हैं और उसकी हर कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं, ठीक है। ये समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे अल्फाज मानी हैं वो हम समझेंगे, इन अल्फाज में उनके हमने मानी समझने। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है पर्वत। पर्वत किसको कहते हैं? पहाड़। पहाड़ का तो आपको पता है ना,
तो जो पहाड़ होते हैं ना उनको रॉक्स वगैरह जो होते हैं उनको पर्वत कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है गुलशन। अगला क्या लफ्ज़ है? गुलशन। गुलशन किसको कहते हैं? बाग, यानी जो गुलशन बाग, बाग को कहते हैं। ठीक है, ये भी समझ आ गई। गुलशन किसको कहते हैं? बाग को कहते हैं। ठीक है। आज़ादी के मतवाले, आज़ादी के जज्बे सरशार, यानी कि जो आज़ादी के जज्बे से सरशार हों, जिनमें आज़ादी का जज्बा भरा हुआ हो, वो आज़ादी के मतवाले होते हैं। हरियाला सरसब्ज और शादाब, यानी ग्रीनरी, हरियाला जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है। रखवाले, मुहाफिज, निगरानी करने वाले, यानी जो कि सरहद की या हम सब पाकिस्तान की रखवाले हैं, यानी हिफाजत करने वाले, उसकी निगरानी करने वाले। घटाएं, गहरे बादल। ठीक है, अब घटाएं जो इस नज़म में इस्तेमाल हुआ था वो भी उस सेंस में हुआ था कि जो पाकिस्तान में मतलब जो घटाएं हैं बहुत ही खूबसूरत मनाजिर पेश करती हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। ठीक है, तो घटाएं क्या होता है? गहरे बादल, सॉरी, घटाएं क्या है? गहरे बादल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे निराला। निराला, अनोखा, मुनफरिद, जो चीज़ अनोखी हो, जो चीज़ निराली हो, जो बहुत ही यूनिक चीज़ हो। ठीक है। गैरत, शर्म, यानी कि गैरत शर्म होती है। ठीक है, समझ आ गई। तो ये हमने अल्फाज मानी कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे है एक दफ़ा अल्फाज मानी दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। पर्वत, पहाड़, गुलशन, बाग, आज़ादी के मतवाले, यानी आज़ादी के जज्बे से सरशार, हरियाले, सरसब्ज और शादाब, रखवाले, मुहाफिज, निगरानी करने वाले, घटाएं, यानी कि गहरे बादल, निराला, अनोखा, मुनफरिद, गैरत, शर्म। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए अल्फाज मानी। अब हम आगे चलते हैं। खाली जगहों में छोड़े हुए मिसरे लिखकर इशार मुकम्मल करें। अब देखें, ये एक उनने मिसरा दिया है, उसका अगला मिसरा उन्होंने नहीं दिया हुआ, ये खाली ब्लैंक दी हुई है। तो इसमें हमने नज़म के मुताबिक जो इसके साथ अगला मिसरा है वो हमने लिखना है और उसको कंप्लीट करना है। समझ आ गई? तो सबसे पहला क्या है? चांद सितारे वाला झंडा। अब देखें, इधर आए पीछे, इधर क्या कहाँ पे है? चांद सितारे वाला झंडा, उसका अगला मिसरा क्या? ऊंचा और निराला झंडा। तो हम ब्लैक में क्या लिख लेंगे? ऊंचा और निराला झंडा। चांद सितारे वाला झंडा, ऊंचा और निराला झंडा। आगे उनने ब्लैंक खाली दी हुई और आगे लिखा है फूलों और कलियों का जहां। अब देखें, इसके पीछे वाली ब्लैंक खाली दी हुई है, तो हमने इस मिसरे का जो पिछला मिसरा था वो हमने देखना है। फूलों और कलियों का जहां, इसका पिछला मिसरा कहाँ था? पाक वतन है पाकिस्तान, फूलों और कलियों का जहान। तो ये वाला पाक वतन है पाकिस्तान, इसका पिछला मिसरा, यानी कि पहले ये आता है और फिर बाद में ये आता है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे पाक वतन है पाकिस्तान, फूलों और कलियों का जहां। ठीक है, अब आगे जो है वो है पाक है मट्टी, पाक हवाएं, और आगे ब्लैंक ने हमें हाल ही दी हुई, आप लोग साथ साथ फिल भी करें। ठीक है, तो पाक है मट्टी, पाक हवाएं। अब हम नज़म में जाके देखते हैं कि इसका अगला मिसरा क्या है। पाक है मट्टी, पाक हवाएं, पाक है पानी, पाक घटाएं। तो अब आगे वाला मिसरा क्या है? पाक है पानी, पाक घटाएं। तो हमने इधर लिख लेना है पाक है पानी, पाक घटाएं। समझ आ गई? पाक है मट्टी, पाक हवाएं, पाक है पानी, पाक घटाएं। अब ये देखें, ये ब्लैंक ने हमें फिर से हाली दी भी है, और इसका जो अगला मिसरा है वो ये है गैरत वाले, हिम्मत वाले, गैरत वाले, हिम्मत वाले। तो अब हमने नज़म में देखना है गैरत वाले, हिम्मत वाले, इसके पीछे क्या है? पिछला इसका जो मिसरा है वो हम सब हैं इसके रखवाले, गैरत वाले, हिम्मत वाले। तो पीछे क्या आ जाए, उसमें हम क्या लिखेंगे? हम सब हैं इसके रखवाले, हम सब हैं इसके रखवाले, गैरत वाले, हिम्मत वाले। ठीक है, अब आखिरी है अमन और आज़ादी का निशान। आगे ने ब्लैंक खाली दी हुई। अब हम नज़म में चल के देखते हैं इसमें क्या है। अमन और आज़ादी का निशान, पाक वतन है पाकिस्तान। तो ये अगला मिसरा हम इसमें लिख के इसको मुकम्मल कर लेंगे। पाक वतन है पाकिस्तान, अमन और आज़ादी का निशान, पाक वतन है पाकिस्तान। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से एक दफ़ा हम इसको क्या कहते हैं, रीड कर लेते हैं। चांद सितारे वाला झंडा, ऊंचा और निराला झंडा। ठीक है, ये एक चीज़ कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है उसमें जो फर्स्ट वाला है वो है पाक वतन है पाकिस्तान, फूलों और कलियों का जहां। पाक है मट्टी, पाक हवाएं, पाक है पानी, पाक घटाएं। हम सब इसके रखवाले, गैरत वाले, हिम्मत वाले, अमन और आज़ादी का निशान, पाक वतन है पाकिस्तान। ठीक है बच्चों, तो ये आई होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं।
इसमें हमने डिस्कस किया है कि जो मिसरे हमें दिए हुए थे, मतलब एक मिसरा मिसिंग था और हमने उसमें जो मिसरा मिसिंग था वो लिख के इनको मुकम्मल करना था, और वो नज़म से देख के हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है देखें, आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। आपने फिल कर लिया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अब नज़म के मुताबिक जो लफ्ज़, मतलब ये उनने हमें जो जुमले दिए में, अब इसके आगे जो आता है ना, तो उस पर हमने सही निशान लगाना, लेकिन जो नज़म के मुताबिक हो। जैसे कि पहला है पाक है पर्वत और मैदान या खलिहान, तो नज़म में क्या था, मैदान, तो मैदान पे आपने टिक लगा देंगे। समझ आ गई है कि हमने कैसे करना है? ठीक है, कि हमने नज़म के मुताबिक जो सही अल्फाज हैं उन पे हमने वो लगानी है, टिक लगानी है। ठीक है, तो जो सबसे पहला है वो है पाक है पर्वत और मैदान या खलिहान, मैदान। ठीक है, तो पाक है पर्वत और मैदान। अगला है सब आज़ादी के शौकीन या मत वाले, सब आज़ादी के मत वाले। वेरी गुड। पीछे नज़म में क्या था कि सब आज़ादी के मत वाले। ठीक है, अब है आज़ादी है हमारी जान शान, आज़ादी है हमारी जान, नॉट अ शान। तो नज़म में क्या है, जान, आज़ादी है हमारी जान। पाक है इस गुलशन की फ़ज़ाएँ या हवाएं, फ़ज़ाएँ, पाक है इस गुलशन की फ़ज़ाएँ। पाक है ये हरियाला झंडा या परचम, पाक है ये हरियाला परचम या पाक है ये हरियाला झंडा। वेरी गुड, झंडा, पाक है ये हरियाला झंडा। तो समझ आ गई है। दोबारा से एक बार देखें। पाक है पर्वत और मैदान, सब आज़ादी के मत वाले, आज़ादी है हमारी जान, पाक है इस गुलशन की फ़ज़ाएँ, पाक है हरियाला झंडा। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे उनने हमें सवालात दिए हुए हैं, उनके हमने जवाबात देने। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको हमेशा कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि आपने आधा सवाल नहीं लिखना, अगर आप जवाब नहीं लिखना। अगर आप आधा जवाब लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने पूरा जवाब लिखना है। ठीक है, सबसे पहला है कि नज़म के मुताबिक गुलशन से क्या मुराद है। तो बच्चों गुलशन से क्या मुराद है नज़म के मुताबिक? नज़म के मुताबिक गुलशन से मुराद पाक वतन है। ठीक है, नज़म के मुताबिक पाक वतन गुलशन से मुराद है, या आप ये लिखें कि नज़म के मुताबिक गुलशन से मुराद पाक वतन है। ठीक है, पूरा आपने आंसर क्या लिखना है, नज़म के मुताबिक गुलशन से मुराद पाक वतन है। ओके, डन। अब आगे है पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। तो नज़म में क्या था कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं? पाकिस्तान के लोग गैरत वाले, हिम्मत वाले और आज़ादी के मत वाले हैं। आपने पूरा जवाब लिखना है कि पाकिस्तान के लोग गैरत वाले, हिम्मत वाले और आज़ादी के मत वाले हैं। ठीक है, अगला है नज़म में से अपनी पसंदीदा, अपना पसंद का बंद लिखें। तो ये बंद आपने लिखना है अब अपने पसंद का। अगर मैं अपने पसंद का बताऊं तो वो है पाक है इस गुलशन की फ़ज़ाएँ, पाक है मिट्टी, पाक हवाएं, पाक है पानी, पाक घटाएं। ये मेरा पसंदीदा बंद है। आप लोगों ने अपना पसंदीदा बंद लिखना है। ठीक है, समझ आ गई। दूसरे बंद में पाकिस्तानी झंडे की कौन कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं। ठीक है, दूसरे बंद में पाकिस्तान की कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं। पाक है ये हरियाला झंडा, यानी कि ग्रीन है ना वो फ्लैग हमारा। पाक है ये हरियाला झंडा, चांद सितारे वाला झंडा, ऊंचा और निराला झंडा, यानी कि बहुत ही खूबसूरत झंडा है। सब्ज़ रंग का ये झंडा है, इस पर चांद सितारे हैं और ये बहुत ही ऊंचा और निराला यानी कि मुनफरिद झंडा है। ठीक है, और ये अमन और आज़ादी का निशान है। ठीक है, समझ आ गई। आपने पूरा लिखना है कि दूसरे बंद में पाकिस्तानी झंडे की ये खूबियाँ बयान की गई हैं। पाकिस्तान का झंडा बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान का झंडा हरे रंग का है या सब्ज़ रंग का है। हरे रंग का नहीं लिखना, आपने सब्ज़ रंग का लिखना है। पाकिस्तान का झंडा बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान का झंडे का रंग या पाकिस्तान का झंडा सब्ज़ रंग का है। चांद सितारे वाला झंडा है, इस पर चांद सितारे हैं और ऊंचा और मुनफरिद अनोखा निराला झंडा है और अमन और आज़ादी का निशान है। ठीक है, समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अगला है कि वतन से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों बताओ कि वतन से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। गुड गुड। वतन से मोहब्बत इसलिए ज़रूरी है कि वतन ही से आपकी शनाख्त है। अगर आपका वतन नहीं होगा तो आप कोई भी नहीं है, यू आर नो बॉडी। ठीक है, तो वतन से ही मोहब्बत, आप वतन से ही आपकी शनाख्त है, वतन ही से आप हैं और एक वतन ही में आप अपनी आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं, सवाल जवाब हो गए। अब हम आगे चलते हैं। अगला है कि पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाकाई लिबास पहने और मुतल्लिका इलाकों के बारे में बुनियादी मालूमात कमरा जमात में साथियों को बताएं। तो ये हम कल नहीं, नेक्स्ट वीक हम इसकी करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। मतलब आपने चारों सूबों यानी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और इसके इलाकाई लिबास पहने और फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, दी हुई तस्वीर को गौर से देखकर कहानी बनाए और कमरा जमात में साथियों को सुनाए। तो बच्चों देखो, ये हमें पिक्चर्स दी हुई हैं, इसके बारे में हमने एक कहानी बनानी है। तो चलो आप लोग कहानी बनाएं और मुझे सुनाएं। मैं आपको थोड़ा सा सॉरी, मुझे नहीं सुनाया, आपस में साथियों को सुनाना। और मैं किसी से भी आप में से पूछ सकती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अली के पास तोता था। ठीक है, एक छोटा सा देखें तोता है अली के पास। समझ आ रही है आपको? ये इस बच्चे का नाम हम इस बच्चे को नाम अली दे देते हैं। ठीक है, और इसके पास इसने पिंजरे में एक प्यारा सा तोता रखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि वो अली जो है वो पढ़ने वगैरह इसमें मसरूफ़ होता था और उसको याद आया कि तोता नहीं है, चिड़िया है छोटी प्यारी सी। ठीक है, वैसे आप कोई भी वो कुछ कर सकते हैं। और देखें वो अब अगली जो पिक्चर है उसमें ये दिखाया गया कि वो स्कूल में था और परेशान था, मतलब। और या आप ये कह सकते हैं कि ये स्टोरी भी बना सकते हैं कि वो स्कूल में ज़्यादा वक्त उसको लगता था और उसको फिर उस टाइम याद आता था कि उसकी चिड़िया भी है और वो भूखी होगी और वो क्या कहते हैं उसको इतना ज़्यादा टाइम लग गया उसको खाना देने में, और फिर वो जाके उसको घर आज़ाद कर लेता। लेकिन ये भी हो सकता है। और एक और मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ जो इसके बारे में, कि जो अली है उसके बाद उसकी चिड़िया है जो उसने रखी हुई है पिंजरे में, और वो जब स्कूल जाता है पढ़ने के लिए तो वहाँ पे उसको महसूस होता है, क्योंकि स्कूल में आपके पेरेंट्स साथ तो नहीं होते ना, तो आप बहुत लो फील करते हैं। मतलब जो अली है वो बहुत लो फील कर रहा है, उसको बहुत बुरा लग रहा है। उसको याद आता है कि चिड़िया थी उसने रखी हुई है, उसको भी उसने कैद करके रखा हुआ है और उसके माँ बाप भी उसके साथ नहीं, बहन भाई नहीं, तो वो कितना मुश्किल होता होगा। ये तो स्कूल में थोड़े टाइम के लिए जाता है, इसके लिए इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो तो कब से इसके साथ अकेली रहे। फिर ये सोच के वो जाके उसको आज़ाद कर देता है और फिर उसको एक इनर सेटिस्फेक्शन, एक खुशी होती है। तो बच्चों, बात समझाने की ये मैंने आपको रैंडम सी एक स्टोरी बनाई है, लेकिन आप लोगों ने अपनी समझ के मुताबिक स्टोरी बनानी है। ठीक है, समझ आइए। अब इसमें ये बात की गई है कि देखें, परिंदों को हमें कैद नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह होता है। आप खुद सोचें, आप अपने बारे में सोचें कि अगर आपको आपके माँ बाप के बगैर और बाहर घूमने फिरने इस सब के अलावा एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको वहाँ खाना पीना चाहिए, ये एक जेल वाला सीन है ना। जैसे हम किसी मुजरिम को जब जेल में कैद करते हैं तो उसके साथ भी तो यही सलूक करते हैं, उसको दूर कर लेते हैं सबसे, बाहर जाने से, और उसको एक कमरे के अंदर खाना देते हैं। तो ये कैद बहुत बुरी होती है। सोचिए, हम मुजरिम के साथ ऐसा सलूक करते हैं और हम इतने प्यारे जानवर परिंदों के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, किसी भी चीज़ को कैद मत किया करें, कैद करके नहीं रखना चाहिए। वो अलग बात है कि अगर आपका कोई तोता आपसे मानूस है, वो उड़ता फिरता है, बाहर घूमता है, लेकिन वो आपके पास आ जाता है, इट्स ओके। लेकिन खुद ज़बरदस्ती पिंजरे में कैद करके रखना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो बच्चों, परिंदों को कैद नहीं करते, उनको ये सज़ा नहीं देते, उनके लिए एक बहुत बड़ी सज़ा होती है। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। आगे है लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक दिए हुए अल्फाज का पहला हर्फ बदल कर नए अल्फाज अपनी कॉपी में लिखें। देखें, अब हमें इनने जैसे कि पहला लफ्ज़ दिया हुआ है, ठीक है, लफ्ज़, उसका हमने पहला हरूफ बदलना है और फिर उससे एक नया लफ्ज़ बना देना है। ठीक है, जैसे ज़ात है, जे अलिफ ते ज़ात, इसका पहला हरूफ क्या है? जे। जे नहीं है, सॉरी, ये ज़ाल। तो इस ज़ाल को हम बदल दें रे में, तो ये क्या बन जाएगा? रे अलिफ ते रात। देखें, हमने सिर्फ पहला हरूफ बदला तो ये ज़ात से रात हो गया। अब आगे भी यही करते हैं। अब हमने दूसरे में बाद, देखें, ज़ाल की जगह और रा की जगह हमने बा लगा दिया, तो बे लगा दिया, तो बे अलिफ ते बाद। तो देखें, सिर्फ पहला हरूफ बदलने से हमारा नए लफ्ज़ बन गया, जैसे ज़ात से रात, रात से बाद। ठीक है, अब इसी तरह हमने ये जो अल्फाज नीचे दिए हुए इनको हमने चेंज कर, इनका पहला हरूफ बदलना है
और ऐसा हरूफ उसकी जगह लगाना है जिससे एक नया लफ्ज़ बन जाए, ठीक है। जैसे पहला है खोले, अब खोले काफ है, दो आंख वाली है, ठीक है, इसकी जगह हमने ते लगा दिया तो क्या बना, ते वाव लाम तोले, ठीक है, खोले तोले। अच्छा आगे है चे अलिफ लाम चाल, तो ये चे इसका पहला हरूफ है, इसकी जगह हमने मीम लगा दिया, हरूफ को बदल के मीम लगा लिया, तो ये क्या बन गया, मीम अलिफ लाम माल, चाल से माल। काफ अलिफ रे कार, अब इसका पहला हरूफ काफ है, इसको हमने बदल के मीम लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, मीम अलिफ रे मार, ठीक है। अगला जो लफ्ज़ है वो है गाँव, गाफ अलिफ वाव हमज़ा नून गुन्ना, तो गाँव का जो पहला हरूफ है वो है गा, गाफ, तो गाफ की जगह हमने मीम लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, मीम अलिफ वाव हमज़ा नून गुन्ना माऊ, गाँव माऊ। समझ आ गए, तो ये हमने अल्फाज ऐसे तब्दील करने, आप लोगों ने ये फिल करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे है कि दिए हुए पैराग्राफ गौर से पढ़ें, दिए हुआ पैराग्राफ गौर से पढ़ें और इनमें दिए हुए मुज़क्किर इस्मा के मोनस और मोनस इस्मा के मुज़क्किर लिखकर खाली जगह पुर करें। पहले तो हम बच्चों ये समझते हैं कि मुज़क्किर और मोनस होता क्या, मुज़क्किर मोनस आपको पता है क्या होता है, यानी कि जैसे बॉय है वो मुज़क्किर हो गया और गर्ल है वो इसम हो गया, यानी कि जो मेल चीज़ होगी वो उसको हम उर्दू में मुज़क्किर कहेंगे और जो फीमेल चीज़ होगी उसको हम उर्दू में मोनस कहेंगे। ये वही फीमेल मेल वाला कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि उर्दू में इसके लिए अल्फाज दूसरे इस्तेमाल हो रहे हैं, मुज़क्किर और मोनस के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। मुज़क्किर समझ आ गया, मेल जो भी चीज़ होगी वो हम उसको मुज़क्किर कह देंगे और फीमेल जो भी चीज़ होगी उसको हम मोनस कह देंगे, ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि चिड़िया है, तो चिड़िया एक फ़ीमेल उसमें आती है ना, तो हम उसको क्या कह देंगे, मोनस कह देंगे। और चिड़िया चिड़ा, चिड़ा क्या होता है, वो मेल उसमें आता है ना, तो हम उसको क्या कह देंगे, मुज़क्किर कह देंगे। तो चिड़िया का जो मुज़क्किर होगा वो चिड़ा होगा और चिड़ा का जो मुज़क्किर होगा वो चिड़िया होगी, ठीक है। अब जैसे कि आप लें तोता, तोता मेल उसमें आता है ना, तोता, तो हमें ऐसा तोता वाला वो एक जेंडर फील होता है, तो हम मेल जेंडर हमें फ़ील होता है, तो वो क्या हो जाएगा उर्दू में मुज़क्किर, उसको हम मुज़क्किर कहेंगे। और तोती ये हमें फ़ीमेल जेंडर में फ़ील होता है, तो हम इसको मोनस कह देंगे। समझ आ गई, अब हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। आयशा अपने डैश और अम्मी के साथ चिड़ियाघर की सैर के लिए गई। यहाँ पे अम्मी क्या है, मोनस है, यानी अम्मी मेल, हम मेल होती है और फीमेल होती है हमारी, और अब्बू हमारे मेल होते हैं, तो वो क्या होगा, अब्बू। तो अम्मी मोनस है, इसका मुज़क्किर क्या होगा, अब्बू। आयशा अपने अब्बू और अम्मी के साथ चिड़ियाघर की सैर के लिए गई। चिड़ियाघर में उसने रीछ और रीछ नहीं देखी, ठीक है, रीछ मेल में आ गया और वो आगे, ठीक है। वो डैश और कबूतरी को देखकर बहुत खुश हुई। अब कबूतरी मोनस है, यानी कि फ़ीमेल जेंडर है, तो अब हम इसका मेल जेंडर देखेंगे, यानी मुज़क्किर देखेंगे, तो क्या आएगा, कबूतरी और कबूतर। कबूतर क्या हो गया, मुज़क्किर यानी कि मेल जेंडर, और फीमेल जेंडर क्या हो गया, कबूतरी यानी मोनस, ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। वहाँ उसने हिरन और डैश को घास चरते हुए देखा। अब हिरन मेल जेंडर है यानी मुज़क्किर हो गया, तो इसका फीमेल जेंडर क्या होगा, हिरनी यानी कि मोनस। मुज़क्किर क्या है, हिरन, और मोनस हिरनी, ठीक है। हिरन और हिरनी को घास चरते हुए देखा। डैश भी ऊँटनी के साथ खड़ा था। अब ऊँटनी तो फीमेल जेंडर में आ गई, यानी कि मोनस आ गई। अब इसका मुज़क्किर क्या होगा, अब कुत्ता तो इसका मुज़क्किर होने से रहा, क्योंकि कुत्ता और ऊँटनी एक डिफरेंस चीज़ें, तो ऊँट जो होगा वो इसका मुज़क्किर होगा, यानी फीमेल जेंडर होगा। तो क्या है, ऊँट भी ऊँटनी के साथ खड़ा था, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई मुज़क्किर मोनस का। और नॉर्मल हम एग्ज़ाम्पल देखें डेली लाइफ से, तो जैसे हो गया बिल्ला और बिल्ली। अब जो बिल्ला है वो मुज़क्किर है और जो बिल्ली है वो मोनस है, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम आगे चलते हैं। आगे है वाहिद जमा। बच्चों वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। वाहिद होता है एक चीज़ और जमा होती है मल्टीपल थिंग्स। जैसे कि एक किताब है वो वाहिद है, और 10 किताबें, 2 किताबें, 3 किताबें, 4 किताबें हैं, तो वो जमा है। एक चीज़ की मल्टीपल हूँ आगे, ठीक है, एक चीज़ की और ज़्यादा चीज़ें हों, मतलब किताब है तो वो एक किताब ना हो, 3-4 किताबें हों, तो वो जमा हो जाएगा, और अगर एक ही किताब है तो वो वाहिद होगा, ठीक है, समझ आ गई। इंग्लिश में इसको सिंगुलर और प्लूरल के नाम से यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंगुलर यानी वाहिद एक चीज़, और प्लूरल यानी मल्टीपल थिंग्स।
यानी काफ़ी ज़्यादा जमा होंगी तो वो प्लूरल में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहला इत्तला, इत्तलात। इत्तला एक वाहिद चीज़ है, सिर्फ इत्तला, और इत्तलात यानी जमा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मकाम यानी एक मकाम है, एक पॉइंट है, एक स्पॉट है, एक जगह है, और मुकामात यानी कि बहुत सारे स्पॉट्स, बहुत सारी जगह, बहुत सारे मुकामात। तो वाहिद क्या है? मकाम, और जमा क्या हो गया? मुकामात। इत्तला, इत्तलात। ठीक है, अब हम बच्चों आगे चलते हैं। वाहिद जमा आपको समझ आ गई है ना? हाँ, चलो अब देखें आगे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि पीछे दिए हुए वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ ते लगाकर उनकी जमा बनाई गई है। बेजान इसमों के आखिर में अलिफ ते का इजाफा करके उनकी जमा बनाई जाती है, जैसे इजाद से इजादात और तजर्बा से तजर्बात वगैरह। वाहिद जमा की तो आपको समझ आ गई ना, वो होता क्या। अब इनके भी रूल्स हैं और बहुत ही सिंपल और आदे। आपको देखें इतला, आप क्या कहेंगे किसका जमा क्या होगा? इतलात, इतलातू, क्या नहीं, इतलातू तो ठीक नहीं। तो देखें जो बेजान चीज़ें होती हैं ना, जो मूविंग नहीं होती, जिनमें हरकत नहीं होती, जो बेजान होती हैं, तो उनके एंड पे अलिफ ते लगा के हम उसको जमा बना देते हैं। जैसे ये इतलात था ना, तो इसके हमने अलिफ ते लाम अलिफ आइन अलिफ ते इतलात। अब इसके एंड में हमने अलिफ ते डाल दिया, इतलात, इसकी जमा बन गई। जिससे मुकाम है, बेजान चीज़ है, मतलब अब जगह तो जानदार नहीं होती ना, तो इसके एंड पे हमने देखे मीम काफ अलिफ, मीम अलिफ ते लगाया, मीम अलिफ ते मुकाम मात, तो इसकी जमा बन गई। ठीक है, समझ आ गई है, ये रूल समझ आ गया। आपने याद रखना है कि जो भी बेचान चीज़ें होते हैं उनके हम एंड पे उनके लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ ते लगाते हैं तो उसकी जमा बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखनी है। जैसे अब उन्हें, जैसे ये है इजाद। इजाद एक वर्ड है, लेकिन वो अब जानदार वर्ड तो नहीं, एक बेजान, तो वर्ड्स तो बेजान ही होते हैं ना। तो ये क्या हो गया? अलिफ ये जीम अलिफ दाल, तो अलिफ हम इसके आगे अलिफ ते लगाएंगे तो ये इजादात बन जाएगा। तजर्बा, दिस इज़ ऑल्सो वर्ड एंड इट इज़ नॉट मूवेबल, यानी कि ये मूवेबल नहीं है, ये बेजान चीज़ है। तो हम क्या लिखेंगे? तजर्बा, तेजेरे बेहे, और उसके आगे अलिफ ते लगाएंगे तो तजर्बात। तजर्बा से तजर्बात, तजर्बात जमा है और तजर्बा वाहिद। समझ आ गई? ये रूल आपने याद रखना। अब देखें दिया हुआ पैराग्राफ पढ़ें। हद कशीदा जमा अल्फाज के वाहिद कॉपी में लिखकर इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। तो बच्चों हद कशीदा अल्फाज मैंने आपको बताया है कि जिसके नीचे अंडरलाइन हो, जिसके नीचे लाइन हो, उसको हद कशीदा अल्फाज कहते हैं। हमें उन्हें कहा है कि जमा दिया है कि उनके हमने वाहिद कॉपी में लिखने हैं, कॉपी में लिख के उनके जुमले बना देने। ठीक है, इस दफ़ा उन्होंने हमसे वाहिद दे के उनके जमा नहीं पूछे, बल्कि जमा दे के उनके वाहिद पूछे। जैसे कायदे आज़म मोहम्मद जना रहमतुल्लाह अलैह के हम पर बहुत से एहसानात हैं, तो एहसानात का वाहिद क्या होगा? एहसान, अलिफ हे सीन अलिफ नून, एहसानात। अलिफ तीन हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? अलिफ हे सीन अलिफ नून, एहसान। एहसान और एहसानात। ठीक है, तो इसका जुमला आपने बनाना है। एहसान ये होगा कि अली का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आप इसके अलावा और भी कोई अच्छा सेंटेंस बना देते, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। जिनमें से एक ये है कि उन्होंने हमारे लिए आज़ाद वतन हासिल किया। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ बहुत खूबसूरत सियाहती मुकामात हैं। मुकामात बागात और घने जंगलात हैं। अब देखें मुकामात मूवेबल नहीं है, बेजान चीज़ है, तो इसका वाहिद हमने क्या करना है? अलिफ ते को हमने हटा देना, तो क्या बन जाएगा? मीम काफ अलिफ मीम मुकाम, तो मुकाम। अब इसका आप ख़ुद एक सेंटेंस बता देते हैं, जैसे कि मरी का जो मुकाम है या मरी में जो है वो बहुत खूबसूरत है, तो आपने खुद से बता देना है। ठीक है, उसके बाद आगे है जंगलात। तो जंगलात अलिफ ते, जंगलात भी एक बेजान चीज़ है, हमने उसको हटा देना है, अलिफ ते हटा देना है, तो ये क्या बन जाएगा? जीम नून गाफलम जंगल। तो आपने क्या लिखना है कि हमारे घर के पास एक घना जंगल है। आप खुद से भी कोई सेंटेंस जो आपको पसंद है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुक, पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तो बच्चों इसमें आपने देखिए ताल्लुकात एक वर्ड है जो कि जानदार वर्ड तो नहीं है ना, बस वर्ड है, तो वर्ड बेजान होते, तो इसके एंड पे हमने क्या रूल पढ़ा था कि अलिफ ते एंड पे लगा लेते हैं। तो अलिफ ते को हम हटाएंगे तो इसका वाहिद बन जाएगा ते आइन लाम काफ ताल्लुक। ठीक है, तो आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं कि हम मेरे और सना के ताल्लुक़ बहुत अच्छे हैं, या मेरे और सना के घर वालों के ताल्लुकात
ताल्लुक़ बहुत अच्छे हैं, आपस में ताल्लुक़ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और आपको जो भी पसंद है आप अपना बना सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल्स दे। 14 अगस्त के मौके पर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया जाता है। तकरीबात, अब इसका भी अलिफ ते हटा देंगे, क्या बन जाएगा, ते कॉफ रे ये बे तकरीब, ठीक है। तो ये होगा जैसे कि हमने एक तकरीब मुकर्रर, हमने जुमे के दिन एक तकरीब मुकर्रर की है, या आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गए अल्फाज। वाहिद जमा समझ आ गए कि वाहिद सिंगुलर होता है और जमा प्लूरल होता है, यानी वाहिद एक चीज़ होती है और जमा एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, यानी दो चीज़ें होंगी वो जमा में आ जाएंगी। और इसका एक रूल पड़ा है कि जो भी बेजान चीज़ें होती हैं या अल्फाज जो होते हैं वो बेजान होते हैं, जैसे कि और चीज़ें जो बेजान होती हैं उनके एंड पे हम अलिफ ते लगा के उसका जमा बना देंगे। ये रूल आपने याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। दिए हुए अशार दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, अंग और रवानी से पढ़ें, इनके अहम निकात बताएं। मेरा देश है पाकिस्तान, इस पर सदके मेरी जान, मेरा देश है प्यारा प्यारा, दीन इस्लाम का ये गहवारा, कायद आज़म रहमतुल्लाह का एहसान, मेरा देश है पाकिस्तान, हम इस देश के हैं रखवाले, बहुत हिम्मत इज़्ज़त जुर्रत वाले, जरायत वाले, बच्चे बूढ़े और जवान, मेरा देश है पाकिस्तान, अपने देश की शान बढ़ाना, इसका इल्म ऊंचा लहराना, ये है कायद का फरमान, मेरा देश है पाकिस्तान। मोहम्मद इसहाक जलाल पूरी की ये एक नज़म है, ठीक है, अशार उन्हें दिए हुए हैं। अब इसके अहम निकात उन्हें पाकिस्तान के बारे में बताया कि मेरा जो पाकिस्तान है वो बहुत ही, मेरा देश बहुत ही प्यारा है, इस पे मेरी सदके मेरी जान कुर्बान हो जाए, ये दीन इस्लाम का गहवारा है, यानी दीन इस्लाम है यहाँ पर, और हम इस अपने मुल्क के रखवाले यानी निगरानी करने वाले मुहाफ़िज़ हैं, हिम्मत वाले हैं, इज़्ज़त वाले हैं, जरायत वाले हैं। और उसके बाद इसमें यह है कि अपने देश की शान, मतलब इल्म हासिल करके, इल्म को अपने उसमें वो कुछ करके अपने देश की शान बढ़ाएं, यानी अपने मुल्क की शान बढ़ाएं, और ये हमारे कायद आज़म का फरमान है, ठीक है। इसमें ये चीज़ें बयान की गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि दिए हुए इशारों की मदद से पाकिस्तान के कौमी परचम के बारे में 10 मरबूत जुमले लिखें, ठीक है। ये अब उन्होंने हमें कौमी परचम के बारे में बताया कि चांद और सितारा, तो इसके बारे में 10 आपने जुमले लिखने, ठीक है। आपने अपनी मर्ज़ी से 10 जुमले लिख लेना, ये आपका कल का काम है, तो ये होमवर्क प्लीज़ बच्चों करके आना, ठीक है। जैसे कि चांद और सितारा, इससे आप कौमी परचम के कि हमारे कौमी परचम पर चांद और सितारे का निशान है, किन किन मौक़ों पर लहराया जाता है, तो कौमी परचम किन किन मौक़ों पर लहराया जाता है। अपने कौमी परचम की शान बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, यानी हम इल्म हासिल करेंगे तो हम अपने इल्म हासिल करेंगे और फिर हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा, यानी हमारे परचम का नाम रोशन होगा। कितने रंग हैं और कौन सा रंग किस बात को ज़ाहिर करता है, इसमें 2 रंग हैं, सफ़ेद और वाइट और ग्रीन है, ठीक है। तो ये आपने सारा इस बारे में बात करनी है, ठीक है। उसके बाद है ज़राए इब्लाग की मदद से मिली नगमा, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन पढ़ें या सुने और इस पर टैबलो तैयार करें और स्कूल की असेंबली में पेश करें, ठीक है। तो ये आपने टैबलो आपने क्या करना है, ये नज़म मिली नगमा आपने देखना है और आपने पढ़ के नेक्स्ट क्लास में सुनाना है एक दूसरे को, ठीक है। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। तो बच्चों ये काम हो गया। हमने जो पढ़ा है वो है, जो टॉपिक पढ़ा है वो है पाक वतन है पाकिस्तान, उसके बारे में पढ़ा है हमने, उसकी रीडिंग की है और फिर उसके बाद हम आगे गए हैं जिस पे हमने सवाल जवाब किए, जिनमें सबसे पहला था पर्वत यानी कि पहाड़, गुलशन बाग, आज़ादी के मतवाले, आज़ादी के जज्बे से सरशार, हरियाला, सरजो शादाब, रखवाले, मुहाफ़िज़, निगरानी वाले, गटाएँ, गहरे बादल, निराला, अनोखा, मुनफरिद, गैरत, शर्म। फिर उसके बाद हमने मिसरे मुकम्मल किए नज़म को देख के, फिर उसके बाद हमने सही दुरुस्त पर निशान लगाया, ये हमने किया। उसके बाद हमने सवालों के जवाब दिए। जैसे पहला सवाल था कि नज़म के मुताबिक गुलशन से क्या मुराद है, तो नज़म के मुताबिक गुलशन से मुराद पाक वतन पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, पाकिस्तान के लोग गैरत वाले, हिम्मत वाले और आज़ादी के मत वाले हैं। नज़म में से अपनी पसंदीदा बंद बताएं, लिखें। और फिर दूसरे बंद में पाकिस्तान झंडे की कौन कौन सी खूबियाँ बयान की हैं। दूसरे बंद में पाकिस्तान के झंडे की ये खूबियाँ बयान की गई हैं कि ऊंचा है, निराला है, हरियाला है, सितारे वाला झंडा है। वतन है से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही वतन से ही आपकी शनाख्त होती है, ठीक है। अब आगे आपने आ जाना है और उस पर हमने लफ्ज़ों का खेल, यानी कि पहला जो हमें लफ्ज़ दिया था उसका हमने हरूफ तब्दील करके नया लफ्ज़ बनाना था, जैसे खोले से तोले, चाल,
माल, कार, मार, गाँव, माऊ। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पैराग्राफ दिया हुआ था और उसमें हमने मुज़क्किर, इसम, मोनिस और मुज़क्किर के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि मुज़क्किर मेल जेंडर होता है, यानी मेल जेंडर को कहते हैं, और मोनिस फ़ीमेल जेंडर होता है। जैसे कि तोता, तोती, तोता जो हो गया वो मुज़क्किर हो गया और तोती मोनिस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने वाहिद जमा पढ़े। वाहिद एक होता है, जमा एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको सिंगुलर यानी वाहिद को सिंगुलर और जमा को प्लूरल कहते हैं। ठीक है, अब और एक और रूल हमने पढ़ा कि जो बेजान चीज़ें होती हैं उनके एंड पे हम अलिफ ते लगा के उसका हम अलिफ ते का इजाफ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, जमा बना सकते हैं। जैसे इजाद से इजादात, तजर्बा से तजर्बात। ठीक है, एहसान से एहसानात, मुकाम से मुकामात, जंगल से जंगलात, ताल्लुक़ से ताल्लुकात और तकरीब से तकरीबात। फिर उधर हम नीचे उन्होंने हमें ये जमा दिए थे, उनके हमने वाहिद बताने थे और जुमलों में इस्तेमाल करने थे। उसके बाद ये शेर हमने दिए थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर मैंने आपको काम दिया है कि आपने ये कौमी परचम के बारे में, पाकिस्तान के कौमी परचम के बारे में 10 जुमले लिखने और इन ये इशारे दिए हुए इनकी मदद से आपने लिखने। ठीक है, तो ये काम आपका हो गया। ये चैप्टर आपका, जो पहला लफ्ज़ है वो है फ़िज़ाएँ। फ़े ज़ाद अलिफ हमज़ा ये फ़िज़ाएँ। ठीक है, अगला लफ्ज़ जो है वो है गुलशन। गाफ लाम शीन नून, गुलशन। ठीक है, उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है अमन। अलिफ मीम नून। हिम्मत हे मीम ते, हिम्मत। ठीक है, उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है पर्बत। पेरे बे ते, पर्बत। और जो अगला लफ्ज़ है वो है निराला। नून री अलिफ लाम अलिफ, निराला। फ़िज़ाएँ, गुलशन, अमन, हिम्मत, पर्बत, निराला।